हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही थी, जो मॉक टेस्ट चल रहा था, वो था नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट मॉक टेस्ट से संबंधित हमारा ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं और प्रत्येक पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। तो टोटल 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है टोटल 150 क्वेश्चन का होगा। आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट में। तो हम बायोलॉजी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो मॉक टेस्ट लगभग 10 हमने तैयार किए हैं, तो उनमें से पहला मॉक टेस्ट चल रहा है और इसका ये चौथा पार्ट है और इसमें भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब ये कंप्लीट एक लेक्चर के बाद में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक ही लेक्चर के अंदर सभी वीडियोस को जोड़ करके आपको एक ही के मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा, 1-1.5 घंटे की जो क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही रामबाण सीरीज साबित होने वाली। 90 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मेंढक का सीरा तंत्र, रीनल सिस्टम, स्त्रियों के सीरा तंत्र से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है। मेंढक का सीरा तंत्र स्त्रियों के सीरा तंत्र से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है। वरक निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत सीरा, सुपीरियर वेना कवा। देखिए, यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत सीरा और सुपीरियर वेना कवा ये तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन वरक निवाहिका तंत्र जो होता है इसके कारण इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा में मौजूद बाल होते हैं, त्वचा में जो बाल पाए जाते हैं, त्वचा के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं, वो उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार के होते हैं। मूल रूप से एपिडर्मल और मर्द कोशिकाओं से बने होते हैं, मूल रूप से डर्मिस अथवा मर्द सेल से बने होते हैं, मूल रूप से एपिडर्मिस या फिर हम जीवित कोशिकाओं से मान सकते हैं, और मूल रूप से डर्मिस से उत्पन्न और जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो रोम होते हैं ये कैसे होते हैं, मर्द होते हैं। कहने का मतलब ये जीवित वाले ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, एपिडर्मिस से उत्पन्न होते हैं। तो एपिडर्मिस से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और मर्द कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तंत्र से चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, हृदय पेशी, हार्ट पे मसल्स और जो ऑर्गन है, इसके अलावा जो ग्रंथियां हैं, इनके कार्य है ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन है ये किसके द्वारा होता है। हर चिकनी पेशी है, हृदय पेशी है, अंग है, ग्रंथियां है, जो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं हम, या इनवॉलेंट्री अंग होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। प्राणुकंपी तंत्र, अनुकंपी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो एक बार देखिए, यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये इनका कंट्रोल करने का कार्य करता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक के मतलब की हम बात करें, ये क्या करता है, जो आपकी आईलिड होती है उसको फैलाने का कार्य करता है। और ये क्या करेगा, ये इसको कम करने का कार्य करता है। रिड्यूस सलाइवा फ्लो, यानी कि जो सलाइवा, जो लार हमारे मुख के अंदर निकलती है उसको कंट्रोल यानी कम करने का कार्य करता है, जबकि ये इसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक दूसरे के उल्टे कार्य करते हैं। ये इंक्रीज एसवी एंड एचआर, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाता है ये, और ये हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी फेफड़े होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन यही पैदा करता है। लीवर है, मांसपेशी है, इन पर भी यही कार्य करता है। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है और इधर भी लिखा हुआ है। इंक्रीज ऐसी हो गया वेसो, जो आपकी वेसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। स्टोमक है, तो स्टोमक में पेरास्टालसिस जो मूवमेंट है, सिक्रेशन है, इनको कम करने का कार्य करता है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट करता है, ये बढ़ाता है। पेरास्टालसिस यानी कि जो पराग कुंचन गति होती है उसको ये बढ़ाता है, सिक्रेशन को बढ़ाता है, जबकि ये कम करता है। जो इसमें लीवर की हम बात करें तो लीवर में ये क्या करता है, बाइल के रिलीज होने को स्टिमुलेट करता है।
जबकि ये जो होता है सिंपैथेटिक, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रोकता है, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, और ये ब्लैडर में जो मूत्राशय होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। और ये मैंने बता दिया है, ये क्या करता है, ब्रोंकियोडाइलेशन करता है, और ये इसका कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्शन करता है, ये कह सकते हैं। एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ये हार्म जो सिंपैथेटिक होता है ये, और जबकि ये जो होगा ये एपिनेफ्रिन का इनहिबिशन करेगा, रोकेगा। तो इस प्रकार से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखने, जो मैं आपको फिर कभी जो सिस्टम की बात करेंगे तो उस समय डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन से हार्मोन का उत्पादन केवल अधिवर्की वलकुट से होता है? कौन से हार्मोन का उत्पादन अधिवर्की वलकुट से होता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। और एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, बीच में होता है ये मेडुला, और इसके चारों ओर होता है ये कोर्टेक्स होता है, वलकुट होता है। तो ये जो है ये वाला जो भाग है ये वलकुट होता है, ठीक है। वलकुट से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में देखिए मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन्स, केटाकोल, ये तो आपका मेडुला से होता है, केटाकोलेमिन मेडुला से होने वाला स्रावित है, और पेप्टाइडेज हार्मोन ये भी मेडुला से स्रावित होता है। इसके अलावा जोना रेटिकुलरिस है, जोना फेसिकुलेटा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आपके मेडुला के पार्ट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखते हैं। अब हमें बात किसकी करनी है, ये देखिए जोना फेसिकुलेटा तो आपका कोर्टेक्स का पार्ट है, और जोना ग्लोमेरुलस ये भी कोर्टेक्स का पार्ट है, और ये भी आपका जोना रेटिकुलेसा ये भी आपके वलकुट का ही पार्ट है। मेडुला से आपको ये वाला याद रख लेना, केटाकोलेमिन, जिसमें एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मिनरलोकोर्टिकोइड है इसमें एल्डोस्टेरोन और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन आते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोल और कोर्टिकोन। एंड्रोजन के अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन आते हैं, इसमें एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन ये मैंने बता दिया आपको। तो ये यहाँ पर देखिए जो मिनरलोकोर्टिकोइड है उसमें एल्डोस्टेरोन दे रखा है, यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन है, केवल पूछा है केवल अधिवरक वलकुट से। टेस्टोस्टेरोन ये आपके टेस्टिस से भी स्रावित होता है। एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन है, तो ये हार्मोन अलग अलग ग्रंथि से भी होते हैं। लेकिन जो आपका एल्डोस्टेरोन है ये केवल एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उससे स्रावित होता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। ये जो क्रिया होती है ये आमाशय में होती है, आमाशय। और आमाशय में देखिए ऑक्सेंटिक और चीप कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्सेंटिक सेल्स जो होती है, ऑक्सेंटिक सेल्स जो होती है जिन्हें अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं, ये HCl का सिक्रेशन करती है। और चीप कोशिकाएं जो होती हैं, चीप कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ठीक है, ये याद रख लेना। जो इससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसमें HCl भी होता है, और इसके अलावा जो लाइपेज है ये भी होता है, एमाइलेज नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक मिनट, ये तो हम अमाशय की बात कर रहे हैं। ये जो हार्मोन होता है ट्रिप्सिन, ये तो आपका आंत में उपस्थित होता है। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गलत वे में ले गया, तो ये दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन है ये हार्मोन आपका किसमें, आंत में सिक्रेट होता है। जो आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सिक्रेट होता है ये ट्रिप्सिनोजन। और इसे ट्रिप्सिन बदलने का काम कौन करेगा, तो ये एंटेरोकाइनेज करेगा। एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, इसे एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलने का काम कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। और ये बाद में प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 96, नव डार्विनवाद का मुख्य आधार क्या है? नव डार्विनवाद, जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन, गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण। ये प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन को कह देते हैं। और डी है उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। मुख्य आधार की बात की तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 97 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट,
एक तरफ तो रोग दे रखे हैं और एक तरफ उनके सूक्ष्म जीव जिनसे ये रोग होते हैं वो दे रखे हैं, उनके वंश दे रखे हैं। डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, निमोनिया, प्लेग। देखिए डिप्थीरिया हम जानते हैं, तो डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इससे होता है, तो इसमें 5 नंबर हो जाएगा। वुपिंग कफ होता है बोर्डीटोला से, 3 नंबर। चिकन पॉक्स वेरिसेला से, ये वेरिसेला है, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। मिजल्स होता है रूबियोला वायरस से, 2 नंबर। और न्यूमोनिक प्लेग जो होता है ये गेर्सिनिया पेस्टिस से होता है, 4 नंबर। तो 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड का सही मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली और एक तरफ इसके कार्य दे रखे हैं। इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मास्ट कोशिका है, साइटोकाइन्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखिए हम यहाँ पर मास्ट कोशिकाओं का कार्य लगभग सभी को पता है कि हिस्टामिन और अन्य पदार्थों का सिक्रेशन करती है, तो 2 नंबर इसमें मिला लीजिए। ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? भक्षकाणु प्रकृति की होते हैं, तो भक्षकाणु क्रिया व जीवाणुनाशक क्रिया में भाग लेते हैं, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। इओसिनोफिल का कार्य क्या होता है? तो ये होते हैं परजीवियों को नष्ट करते हैं, इसमें 4 नंबर हो जाएगा। साइटोकाइन्स जो होते हैं ये प्रतिरक्षा प्रणाली संदेश वाहक माने जाते हैं, तो इसके ऑप्शन 5 हो जाएगा। और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं 3 नंबर हो जाएगा। इसमें संक्रमित कोशिकाओं का लयन करती, 4 1 2 5 3, इसमें है नहीं तो ऑप्शन नहीं, तो ये आप ये ऑप्शन और ऐड कर लेना। ठीक है, गलती से हो गया, तो ये आपका राइट आंसर। 99 नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवर्तन जिसमें एडेनिन को गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एडेनिन को गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, किस प्रकार का होता है? ये संक्रमण होता है, प्रतिलेखन होता है, या ट्रांसवर्जन अनुपथन होता है, या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है? तो ये उत्परिवर्तन के प्रकार हैं, तो इसमें अगर एडेनिन को गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे संक्रमण कहा जाता है। 99 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए जरूरी थी, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए आवश्यक थी? तो ग्रीन हाउस गैस हम जानते हैं CH4 है, CO2 है, CFC है, इसके अलावा ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो ये बहुत सारी गैसें हैं। ये आपकी ग्रीन हाउस गैस, मुख्य रूप से इसमें आपकी CO2 और मेथेन आती है। ठीक है, मेन गैस यही है, तो यहाँ पर आपकी मेथेन तो होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी का प्रतिजन बाध्यकारी स्थल दर्शाता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का जो प्रतिजन होता है, इसका जो बाध्यकारी स्थल है ये क्या दर्शाता है? देखिए एक मैप वगैरह बनता है जिसमें इनकी जो क्रिया विधि है वो दर्शाई जाती है, उसे विशिष्ट रूपी या आइडियो टाइप कह देते हैं। विशिष्ट रूपी या आइडियो टाइप, इनकी जो प्रतिक्रिया होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, वो दर्शाई जाती है। 102 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के लक्षण सभी कशेरुकियों के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं? यानी कि जितने भी कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, कोडेट्स जिसे हम कह दे सकते हैं, तो जितने भी वर्टिब्रेट या कोडेट्स हैं उनके जीवन चक्र में, कोडेट्स के अंदर जीवन चक्र में किसी न किसी एक अवस्था में इनमें जो यूनिक फीचर होते हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं, और ये यूनिक फीचर होते हैं ऑप्शन सेकंड। पृष्ठरज्जु, गर्सनी क्लोम छिद्र, फेरिंजियल गिल स्लिट जिसे हम कहते हैं, इसे नोटोकोड कहा जाता है, और पृष्ठीय नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर होते हैं जो प्रत्येक कशेरुकी के जीवन चक्र में मिलते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, सरीसृपों व पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी कौन सी है? रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कियोपेटेरिक्स। 104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अवलोकन कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्रे व हेनरी बुइसन ने की थी। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्रे व हेनरी बुइसन ने की थी, तो ये तो ठीक है। राष्ट्रीय ओजोन केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका सही है। ओजोन अपक्षय या नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी आपका सही है, CFC। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी यहाँ पे सही।
105 जेई डायमंड ने, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने क्या बताया था, नहीं, हानिकारक चतुष्क का वर्णन जैव विविधता को नुकसान करने वाले 4 प्रमुख कारणों के रूप में किया था। जेई डायमंड ने जो हानिकारक चतुष्क है एक नाम दिया था और इनमें 4 लक्षणों को शामिल किया जाता है। उन 4 लक्षण जो होते हैं ये जैव विविधता को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चतुष्क में, इन 4 कैरेक्टर्स में या 4 जो विकल्प हैं ये कौन से हैं जो इनमें शामिल नहीं है? 3 तो हैं लेकिन एक ऐसा जो नहीं है। तो आवास, लोप एवं विखंडन ये दोनों ही हो जाएंगे, 2 हैं ये, ठीक है। अति दोहन है, सह उन्मूलन है, तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे, लेकिन प्रदूषण नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उस क्षेत्र का नाम जो कि विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल किया गया। भारत के उस क्षेत्र का नाम जो विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल किया गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 107 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी विदेशी जाति नहीं है? पादपों के बारे में यहाँ पर कौन सी जाति है जो राजस्थान में कौन सी विदेशी जाति नहीं है? देखिए यहाँ पर लेंटेना कमारा विदेशी जाति है, पार्थिनियम स्टिफोरस विदेशी जाति है, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस ये भी विदेशी जाति, लेकिन प्रोसोपिस सिनेरिया जो कि एक देशी जाति है, खेजड़ी का साइंटिफिक नाम। 108 एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो अथवा अधिक जीनों का आनुवंशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। यानी कोई एक ही गुणसूत्र है उसके ऊपर आप देखें तो एक साथ उपस्थित हो, या फिर एक से अधिक जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ऐसे ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर एक से अधिक जीन आपको एक साथ देखने को मिलते हैं या साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं? सहलगनता। सहलगनता। 109 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल के एक ऊर्जा के स्रोत से युक्त होने पर हुई। यानी कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर जब वायुमंडल के एक ऊर्जा का स्रोत है उसके आरंभिक वायुमंडल के एक ऊर्जा के स्रोत से युक्त होने पर हुई। इस परिकल्पना को 1920 के दशक में प्रस्तावित किया था। तो किसने दी थी ये कि कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर एक आरंभिक जो वायुमंडल बना था तो उसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपेरिन व हेल्डन ने ये बताया था 1920 के दशक में। 110 नंबर का क्वेश्चन है, सही जोड़े का चयन करना। पार्किंसन व्याधि, मस्तिष्क विकार, अंधापन, कार्पस कैलोसम का अधपतन, ये तो गलत है। इसकी तो जो फ्रेनिया, ब्रोंका क्षेत्र का आकारिकी होना, आंत परितारिका तथा मूत्राशय की क्रियाओं में वृद्धि, अनुकंपी स्नायु तंत्र का सक्रियता, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। पार्किंसन व्याधि जो है ये मस्तिष्क विकार। 111 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामान्य विद्युत हृदय लेख हर्ट का जो अब हम ग्राम लिखते हैं या निकालते हैं, जो ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, ईसीजी जो कि अब कहीं भी बच्चे की जो हृदय धड़कन या किसी व्यक्ति का हृदय धड़कन कमजोर वो पड़ जाती है तो उसको ईसीजी मशीन से जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में वो टू 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 करती आवाज आती है, कभी ये जो रेखा है ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर, ये जो होती है ये कहलाता है आपका विद्युत हृदय लेख। तो विद्युत हृदय लेख में देखिए यहाँ पर एक तो पी होती है और एक क्यू आर एस और एक टी होती है। तो पी जो होती है ये तो एक तरंग होती है, लेकिन क्यू आर एस ही एक जटिल होती है। जटिल तरंग कह सकते हैं इसे, क्योंकि बड़ी हो गई ना। इसके बाद में वापस टी क्या होगी? एक तरंग होगी। तो पी तरंग, क्यू आर एस जटिल तरंग और टी तरंग से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र 4 की प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिक व्याधि को पहचानी या आनुवंशिक डिजीज है उसकी पहचान करनी है। आपका गुणसूत्र नंबर है 4, गुणसूत्र नंबर 4। इस 4 में उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो गया, कोई न कोई परिवर्तन देखने को मिल गया। तो ये जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के कारण कौन सी बीमारी होगी? एल्केप्टोन्यूरिया, हंटिंगटन डिजीज या कोरिया कह देते हैं इसे, बिल्सन व्याधि या सूरजमुखी एल्बिनिज्म। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। हंटिंगटन जो कोरिया है ये होता है चौथे गुणसूत्र में परिवर्तन होने से। 113 नंबर का क्वेश्चन है, मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता। मूंगा रेशम बोम्बिक्स मोराई के कोकून से, पपैया के कोकून से, एटेकस रिसिनी के
कोकून से, एंथारिया असामा के कोकून से। देखिए ये आपके जो रेशम कीट है उनकी अलग अलग प्रजातियां दे रखी है। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथारिया असामा के कोकून से आपका मूंगा रेशम प्राप्त हो। 114 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात वर्दी हार्मोन के अत्यधिक स्रावित होने के कारण होता है। मनुष्य की जो यौनावस्था होती है तो उस समय जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होता है, तो यौनावस्था में अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, स्रावित अधिक हो जाए, तो उस व्यक्ति का शरीर लंबा चौड़ा हो जाता है। जैसे ग्रेट खली देखा ना, उसी प्रकार का हो जाता है। मुंह बड़ा हो जाता है, माथा बड़ा हो जाता है, हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा, मतलब सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एक्रोमीगाली कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाए। 115 नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े की पहचान करनी है। एक तरफ जीवाणु है, दूसरी तरफ उससे होने वाला डिजीज है। माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस हो जाए। माइक्रोबैक्टीरियम से तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विब्रियो क्लोरी से हैजा होता है, ये भी गलत है। टीबी नहीं होती है, ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से आपका कोढ़ रोग होता है, ठीक है, लेप्री डिजीज जिसे हम कहते हैं। कुत्ता खांसी नहीं होती, ये गलत है। ट्रेपोनिमा पैलिडम से सिफिलिस होता है जो कि एक यौन रोग है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट। 116 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में उगने वाला पादप कहलाते हैं। अम्लीय मृदा में जो पादप उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, हेलोफाइट्स, हीलियोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स तो जो सामान्य वातावरण में देखने को मिलते हैं उन्हें कह देते हैं, समोद्भिद पादप भी कह देते हैं इसे। हेलोफाइट्स ये लवणीय जल में उगते हैं, लवणीय जल में। लेकिन जो ऑक्जेलोफाइट होते हैं ये अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है, सजीव परजक अंकुरण पाया जाता है। सजीव परजक अंकुरण पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, मेसोफाइट्स में या सेमोफाइट्स में। ये देखिए इसमें होता क्या कि जो लवणीय जल में या फिर जो दलदली मिट्टी है उसके अंदर कोई भी पादप ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस पादप की टहनी के ऊपर क्या हो जाता है, जैसे बीज बनते हैं वो यहीं पे अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर के नीचे गिरते हैं, और गिरते यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पत्ती निकल जाती है और नीचे पानी में ऐसे जड़ें निकल जाती है। इसे बोलते हैं सजीव अंकुरण। मतलब पादप जो है अंकुरित हो जाता है पादप के पेड़ पर ही, लेकिन अंकुरित होने के बाद वो नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही उस जमीन के अंदर धंस जाता है और धंस करके अपना नया जीवन स्टार्ट कर देता है। ये आप मैग्रोव वनस्पति के अंदर भी देखा जा सकता है। तो ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है, विचरण गुणांक प्रतिशत अभिव्यक्ति है। विचरण गुणांक प्रतिशत अभिव्यक्ति किसके? माध्य विचलन की, चतुर्थक विचलन की, मानक विचलन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानक विचलन की अभिव्यक्ति होती है। जब ये लेक्चर पढ़ेंगे ना तो उस समय इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। 119 नंबर का क्वेश्चन है, बहुलक माध्य व माध्यिका मोड मीडियम मीन और मीडियम। बहुलक माध्य और माध्यिका में कौन सा संबंध है वो सही है? ये प्लस है 3z = 3m + 2x बार, z = 3m - 2x बार, x बार = 3m - z/2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट है। देखिए 3m 2x बार ये दे रखा। अब इस x बार को इधर लेकर के आएंगे, x बार 2x बार आ गया, इक्वल टू इस z को इधर लेके जाएंगे तो 3m - z हो गया। इस x बार है इक्वल टू 3m - z/2 आ जाएगा। तो मतलब ये सही है आपका, ये सही है, दोनों सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 व 3 सही। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। मध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र है। मध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है ना, जो पीजी लेवल के अंदर दे रखा है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, L2 + L1/2। ये जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उस समय बात करेंगे। तो यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 120 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित लगभग रहने वाले हैं। तो वो हम अगली जो क्लास होगी संडे को उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।